जॉब में एक अच्छी वेतन वाला जॉब किसको पसंद नहीं है। अभी के समय में हर कोई इंसान जब जॉब करता है तो उनके पीछे एक पर्पस होता है कि उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, उनकी वेतन एक हेल्दी वेतन हो जिससे उनका घर परिवार अच्छे से कर सके, उनके बाल बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो सके, उनका मेडिकल अच्छा हो सके। जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है। नियोजित शिक्षक बन के रहना बेहतर है या विशिष्ट शिक्षक को ज्वाइन करना बेहतर है। ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ शिक्षकों का कमेंट था कि हमने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, तो क्या हमें जो ये सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के लिए दूसरे स्कूल अलॉट हुआ है, क्या हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए। इसी पे हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए, हर इंसान चाहता है कि जब वो अभी वो जिस ओहदे पर है उससे बड़ा ओहदा उनको मिले और एक अच्छा जो है उनका लाइफ स्टाइल हो। तो सबसे पहला जो नुकसान इसमें है नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में नहीं जाने का, वो ये है जैसे कि देखिए बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं जो 20 साल 30 साल 25 साल से जॉब कर रहे हैं, कोई शिक्षा मित्र से हैं, कोई नियोजित शिक्षक हैं, और जब किसी भी जॉब में आप जाते हैं तो इंसान को पैसा से ज्यादा जो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रखता है वह है उनकी इज्जत, शानो शौकत। आप कहते सुनते होइएगा नियोजित शिक्षकों को लोग किस नजर से देखते हैं। कोई कहने के लिए कह भी देता है ऊपर एक शिक्षा मित्र वाला है, मुखिया की बहाली वाला है। तो सबसे पहले जो है अपना गरिमा जो है वो देखा जाता है, पैसा बाद की बात है। तो सबसे पहला जो कलंक आप पे लगा है नियोजित शिक्षक नाम का चीज, ये आप पे हट जाएगा और आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। कहने के लिए तो विशिष्ट शिक्षक हैं, लेकिन सरकार ने कही है कि विशिष्ट शिक्षक यानी राज्य कर्मी होंगे, वो राज्य के कर्मी होंगे। अभी तक सरकार भी जब हम आप धरना करते थे तो सीधे कह देती थी कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं, ठीक है। तो अब तो ये सरकार के आप अधिकारी हैं, आप कह सकते हैं कि हम बिहार सरकार के कर्मी हैं, बिहार सरकार में हम जॉब करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा नियोजन इकाई जॉब करता था, पंचायत सचिव मुखिया करता था। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको होने वाला है वो आप राज्यकर्मी बनने वाले हैं, और सरकार ने कही है कि राज्यकर्मी को बनने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी वही सारी सुख सुविधा मिलेंगी जो एक बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगी। उनका वेतन जो बेसिक पे है और भी बारी चीज। तो सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि हमें नियोजित शिक्षक बनकर रहना जरूरी है विशेष। तो सबसे पहला जो आपका वो है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला है कि वो आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, और लोगों के नजर में आसान से आप कह सकते हैं कि हमने भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके सरकार की जो भी मापदंड थे उनको क्वालिफाई करके हम आया है। तो सबसे पहला कि हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरी बात है कि आप जैसे ही विशेष शिक्षक बनिएगा, और मान लीजिए कि इस बार अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इस बार जो भी शिक्षक ज्वाइन करेंगे वो दूसरी बार जो सक्षमता परीक्षा होगी उससे जो टीचर आएंगे उनसे वो सीनियर होंगे, है ना। वरीयता के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में वरीयता पर बनाएंगे, और वरीयता के बारे में सक्षमता जो नियमावली निकली थी उसमें क्या कही गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जो पहला है, एक तो आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, है ना। दूसरी बात कि आपको अगर इस बार अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दूसरी जो सक्षमता 2.0 से जो शिक्षक आने वाले नियोजित शिक्षक, उनसे आप सीनियर कहलाएंगे। दो फायदा। जब उसके बाद आती है पेमेंट की बात, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ बेसिक पे जो है स्टार्टिंग जो होता है वो लो से होता है ना, काफी लो से होता है। जैसे कि जब भी जो शिक्षक किए होंगे, जैसे कि शिक्षा मित्र तो 1500 से बहाली हुई थी, है ना। उसके बाद जो मुखिया वाला है वो 4000 पे भी बहाली हुई थी, और अभी 2022 वाले जो भी शिक्षक है उनका स्टार्टिंग जो बेसिक पे था वो 15380 था, इतना पे उनका बहाली हुआ। लेकिन अभी जैसे ही प्राइमरी शिक्षक में अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपका स्टार्टिंग जो है 25,000 हो जाता है बेसिक पे, है ना। बेसिक पे जो हो जाता है वो 25,000 रुपया हो जाता है। कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है, समझ पा रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक का अब से 2022 वाले को तो काफी प्रॉफिट है ही, या जिसका भी 25,000 से जो एंट्री पे स्टार्टिंग पे है उससे अगर कम पे है तो उनको काफी प्रॉफिट होने वाला है। जैसे 6 to 8 का किसी का मान लीजिए कि अभी 27,000 चल रहा होगा बेसिक पे, एक
सपोज करके लेते हैं, मान के चलते हैं, तो उनका जैसे 6 to 8 में वो विशिष्ट शिक्षक बनेगा, 28,000 उनका बेसिक पे हो जाएगा। 9-10 वालों का 31,000 रुपया बेसिक पे बनने वाला है, और 10+2 का जो है 32,000 रुपया है। तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा बात रहा कि आपका जो पेमेंट जो है बेसिक पे एक अच्छे हेल्दी बेसिक पे से स्टार्ट होगी, और सारा ख्याल बेसिक पे का। अगर बेसिक पे आपका ज्यादा है तो आपका HRA भी ज्यादा होने वाला है, और भी जो अनाउंस वगैरह होता है वो बेसिक पे ही काउंट होता है। यह हो गया तीसरा फायदा। चौथा फायदा इसमें कि यहाँ पर जो है आपको EPF कटता था, जैसा कि हम लोगों को करता था 1800 रुपये। 2022 वाले जितने शिक्षक है 1800, और सरकार शायद इसमें 2400 या 2000 रुपया और ऐड करती थी, तो अप्रॉक्स 4200 रुपया होते थे, ठीक है। लेकिन हमारा जो कटौती होता था मात्र 1800 रुपये का होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है NPS, अब कुछ शिक्षक कहेंगे जी यहाँ जो सक्षमता परीक्षा में है NPS की बात नहीं कही गई है, लेकिन साथियों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सक्षमता परीक्षा जो सरकार ले रही थी उसमें ये बताया गया था कि राज्यकर्मी बनने पर उनको सारा जो है अलाउंस वगैरह या सारा जो उनका सुख सुविधा है वो वही मिलेगा जो BPSC शिक्षक को मिलेगा। तो आप आशा रखिए कि NPS आपको भी मिलेगा। तो अगर NPS अगर आपको मिलता है तो यहाँ 1800 रुपया होता था एक फिक्स अमाउंट, लेकिन यहाँ NPS कटेगा आपका बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता जो भी होगा उन दोनों को एडिशन करके उसका 10% आपका डिडक्शन होगा NPS में, नेशनल पेंशन सिस्टम में। और उसके बाद इसी का और जो इन दोनों का जो है और 14% जो है सरकार ऐड करेगी। कहने का मतलब 10% आपके बेसिक पे यानी मूल वेतन। अगर मान लीजिए कि 25,000 रुपया 1 to 5 वालों का बेसिक पे है, और इसका जो DA 50% के आधार पे 12,500 रुपया हो जाता है। कहने का मतलब ये इनका 37,500 जो है बेसिक पे और DA मिला के इनका 10%, तो इनका 10% अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3750 रुपया। तो 3750 सरकार आपसे लेगी NPS में, और इसका 14% कहने का मतलब 9,000 में से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0.5, उसके बाद आपका हो गया 10 में से 9 में 2, और इसके बाद 8 में से 3 के 5, यानी 5200 रुपया जो है आपका 5250 वो सरकार करीब कुल मिला के आपका 9,000 रुपया जो है NPS में जमा होता है। अगर आप 10-20 साल जॉब करेंगे तो EPF के अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट होगा EPF में जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है उसका कंपेयर करके आप देख लीजिएगा, और यहाँ 9,000 रुपया प्रति मंथ आपके NPS में जमा होगा। अगर आप 10 साल भी जॉब कर लेते हैं तो एक साल का अगर 9,000 के हिसाब से देखें तो 1,08,000 रुपया होता है ना, 12×108। और इसका अगर 10 साल भी कर लीजिएगा तो अप्रॉक्स ये 10 लाख हो गया, और ये 8,000 का ये 80,000 रुपया। कहने का मतलब कि 10 लाख यानी 11 लाख का अप्रॉक्स आपका अगर 10 साल में होगा। और ये 11 लाख ही नहीं होगा, ये समय समय जैसे ही महंगाई भत्ता बढ़ता है तो और भी अलाउंस में वृद्धि होती चली जाती है, और बेसिक पे आपका बढ़ता है हर साल। आपको पता है कि 3% का इंक्रीमेंट होता है, तो बेसिक पे अगर बढ़ेगा तो और भी भत्ता बेसिक भी बढ़ेगा तो महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, और उन दोनों का जब परसेंटेज निकालिएगा तो ये और भी इंक्रीज होते चला जाता है। तो आपका जो है NPS में टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है एक अच्छा खासा हेल्दी अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 5वां प्रॉफिट है, जैसे कि अभी आप देखिएगा तो नियोजित शिक्षकों को CTA वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन इसमें बात करी गई है सक्षमता परीक्षा का अगर नियमावली होगा तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको वेतन, उसके बाद HRA DA के अलावे शहरी जो परिवहन भत्ता होता है उसकी भी जिक्र की गई है। अब ये शहरी परिवहन भत्ता किस किस सिटी में मिलता है इस पे भी रिलेटेड हम वीडियो इस YouTube चैनल पर डाल दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। CTA जो है ना, बहुत सारे शिक्षक उसमें भी कमेंट किए थे कि CTA क्या हमारे नगर निगम है। देखिए नगर निगम ऐसे तो कहिएगा तो बहुत सारा नगर निगम है, हर सिटी में हर डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम होगा, लेकिन कुछ सभी नगर निगम में जो CTA का अनाउंस नहीं दिया जाता है। अब ये इसके बारे में तभी क्लियर हो पाएगा जब विभाग अपनी तरफ से कुछ कहेगी। लेकिन 2013 के अकॉर्डिंग जो बिहार राज्य में कर्मी हैं उनको CTA का जो अलाउंस का जो नियम है 2013 के अकॉर्डिंग कुछ 11 जो है डिस्ट्रिक्ट में, पटना को छोड़ के 10 और डिस्ट्रिक्ट के नगर निगम में जो है वो CTA का अलाउंस दिया जाता था। तो हमने जो वीडियो इस पे बनाया है वो 2013 के अकॉर्डिंग ही बनाया है, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है
तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो के आखिरी में आप खुद डिसाइड कर पाइएगा कि हमें नियोजित शिक्षक बन के रहना बेहतर है या विशेष शिक्षक कहलाना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ये आप देख पा रहे होगा, समझ में आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपको पांचवा जो प्रॉफिट होने वाला है, आप एनपीएस आपका आपका एक हेल्दी अमाउंट जमा हो जाएगा, बेसिक पे आपका इंक्रीमेंट होगा, है ना। उसके बाद आप देखिएगा इंक्रीमेंट भी जो है अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर 3% इंक्रीमेंट होता है, तो बेसिक पे छोटा होता है तो अमाउंट भी छोटा होता है ना। तो आप एक अच्छा खासा हेल्दी अमाउंट, अच्छा खासा आप जो है पेमेंट जो है आपका बनेगा विशेष शिक्षक बनने के बाद। अब कुछ वैसे शिक्षक जो पुराने कई सालों से जॉब कर रहे हैं, वो इसमें कमेंट करेंगे कि हमारा जो वेतन है, हमारे वेतन में ज्यादा का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, न कि सेवा निरंतरता की बात बोला है। पे प्रोटेक्शन क्या कहता है? पे प्रोटेक्शन कहता है कि यदि आप अभी जो भी जिस भी बेसिक पे काम कर रहे हैं, वो आपका उतना पेमेंट से नीचे नहीं होगा, है ना। मतलब आपकी वेतन की पूर्ण सुरक्षा होगी। लेकिन उसमें भी आप देखिएगा तो सभी लोगों के वेतन के जो मूल बेसिक वेतन है, उसमें कुछ न कुछ 100, 150, 200, 500 के में सभी में बढ़ोतरी हुआ है। और सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो एनपीएस में जमा होता है, वो पुराने शिक्षकों को भी इसमें प्रॉफिट है। आप देखिएगा सिर्फ नए शिक्षकों को नहीं है कि एनपीएस उनका ज्यादा हो रहा है। आप देखिएगा तो जिनका अगर मान लीजिए 30,420 बन रहा है, तो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे 30,420 के अप्रॉक्स जिस भी उनके इंडेक्स में आपका ये बेसिक पे फिट बैठेगा, वो आपका बेसिक पे कहलाएगा। अगर मान लीजिए वहां पर 30,680 है सपोज करके, मुझे याद अभी नहीं है क्योंकि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का अभी मेरे पास नहीं है। हालांकि मैंने फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अकॉर्डिंग किसका क्या वेतन बनेगा उसका भी इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आई लिंक पे मैंने दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो बेसिक पे जो पहले ही रहा होगा अब हो जाएगा 30,680। इसके अकॉर्डिंग आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद एचआरए बढ़ जाएगा। एचआरए अगर शहर क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो जाती है विशेष शिक्षक में, तो एचआरए आपका 8% तक भी चला जाएगा, जो अभी 4% है। तो ये सारे चीजों का जो है आपको जो है प्रॉफिट होने वाला है। सबसे ज्यादा जो आपको आपके अपने लाइफ में जो इंपॉर्टेंस रखता है वो आपका है गरीब। ज्यादा प्रॉफिट आपको यही होगा कि विशेष शिक्षक बनने के बाद आप शान से कह सकते हैं कि हम राज्यकर्मी हैं, राज्य के कर्मी हैं, है ना। मतलब बिहार सरकार में हम जॉब करते हैं। और शिक्षकों का जॉब भी एक आप अच्छा रेपुटेटेड जॉब हो गया है, अच्छा खासा हेल्दी सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए आप खुद डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नियोजित शिक्षक बनना बेहतर है या विशेष शिक्षक। हाँ, इसमें एक और सवाल आएगा वैसे शिक्षकों का जो बोलेंगे कि मान लीजिए 20 और 30 साल से जो मैं जॉब कर रहा हूं, तो मुझे 100-200 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है मान लीजिए बेसिक पे में। अगर ओवरऑल देखा जाए एनपीएस लगा के तो 7 से 10 हजार रुपया सभी शिक्षकों का बढ़ रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हमें तो अपने जगह से छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी तो जाना पड़ रहा है। हालांकि 1 to 5 में जितने सक्षमता परीक्षा इस बार दिए हैं उसका 93-94% शिक्षकों को अपना ही डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट मिला है तो हो सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ब्लॉक में मिलेगा। लेकिन उनको हो सकता है कि अगर इस छोर से वो छोड़ दे तो उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ सकता है। तो उनका ये सवाल होगा कि हमें तो ये लॉलीपॉप टाइप का दे दिया गया कि कुछ बढ़ोतरी करके और नए जगह पे दे दिया गया जहां पे हमें नए तरीके से रूम लेके रहना होगा, परिवार को फिर से पूरे अपने परिवार को गांव में छोड़ के जाना होगा। देखिए ये चीज तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप चाहे नियोजित शिक्षक बन के रहें चाहे विशेष शिक्षक, तबादला तो होना तय है। अगर आप विशेष शिक्षक नहीं भी ज्वाइन करते हैं फिर भी नियोजित शिक्षकों का भी जो नियोजित शिक्षक बन के आपको सक्षमता परीक्षा तो देना ही तय है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद यदि आप नियोजित शिक्षक बन के अपने स्कूल में रहना चाहते हैं तो ये आपका भ्रम है। अभी फिलहाल कुछ दिन तक आप अपने स्कूल में रह सकते हैं, लेकिन सरकार इस पे भी काम कर रही है और आपको भी नियोजित शिक्षक को भी अपना होम ब्लॉक, अपना होम डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट छोड़े ना छोड़े अपना होम ब्लॉक जरूर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इनके भी स्थानांतरण की बात चल रही है। और एक बात जान लीजिए, सक्षमता परीक्षा कराने का जो मेन रीजन है, 2 ही रीजन है। एक तो वैसे अब फर्जी शिक्षक को बाहर करना जो फर्जी है, और दूसरा कि शिक्षकों का तबादला करना। यही 2 मुद्दा है सक्षमता परीक्षा का। हमने जब सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता तभी हमने कहा था कि 90+ जो शिक्षक है परसेंटेज वो पास हो रहा है।
तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आपको कैसे पता, आपको बीपीएससी बता देती है क्या। देखिए, कोई भी वीडियो अगर बनाया जाता है, कोई भी चीज अगर आपको दिया जाता है तो एनालिसिस करके दिया जाता है, काफी लोगों के डाटा को संग्रह करके, है ना। तो ये सारी चीज आपको प्रॉफिट और आपको लॉस के बारे में भी हमने बताया है। तो आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि विशिष्ट शिक्षक को ज्वाइन करना बेहतर है या नियोजित शिक्षक बन के रहना। मेरे अकॉर्डिंग आप अभी विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अभी आपको पता है कि 4 बार और होने वाली, 5 अटेम्प्ट मिलने वाला है हमको। दूसरे सक्षमता परीक्षा में हम बैठ के और आप अच्छे नंबर ला के अपना होम डिस्ट्रिक्ट आ जाइएगा। बहुत बढ़िया नंबर रहा, किस्मत, जैसे कि पता है कि स्कूल अलॉटमेंट रेंडमाइजेशन के थ्रू होने वाला है, तो उसमें तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, वो तो किस्मत के ऊपर है। तो हो सकता है आपका अपना ब्लॉक में मिल जाए, हो सकता है नहीं भी ब्लॉक मिले, है ना। तो ये आप दूसरे टर्म में कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि सभी शिक्षकों को जो है, जैसे ही नया शिक्षक बनेंगे तो आप अपने पुराने जो पद है उसको त्याग करके जाना होगा। तो ये इन्हीं सभी टॉपिक पे इसमें बात करना था। शिक्षक बंधुओं का कमेंट था कि बताइए हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे क्या प्रॉफिट होगा। तो आप खुद ही अब डिसाइड कर पाइएगा कि इसमें क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वैसे शिक्षक जिनको दिमाग में ये भ्रम चल रहा है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके पास भी ये चीजें जा सके और वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।